हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे। तो आज के वीडियो से हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग पोर्शन को स्टार्ट करेंगे कि सी में कोई भी प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट भी शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ सॉफ्टवेयर्स को तैयार कर पाएं। तो आज के वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे दो इंटीजर नंबर को ऐड करने का। ये प्रोग्राम हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वहाँ हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। तो आज हम उसे एग्जैक्टली समझेंगे और देखेंगे क्या इस जैसे सॉफ्टवेयर और भी हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अच्छा, सॉफ्टवेयर यानी कोड तो हमने कर लिया, लेकिन अगर मुझे मेरा सॉफ्टवेयर किसी मेरे दोस्त को देना है तो मैं कैसे दूंगा? क्या अपना पूरा कोड प्रोग्रामिंग उसे दे दूंगा? नहीं, मैं उसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दूंगा और जैसे ही वो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अपने सिस्टम पर रन करेगा, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट उसकी विंडो पे चलने लगेगा। आउटपुट से मेरा मतलब जो भी काम करवाने के लिए हमने हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया था वो उसके सिस्टम पर रन करने लगेगा। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल किस तरीके से ली जा सकती है हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और अपने IDE VS कोड में एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे कोड रनर नाम का। अब इसका क्या पर्पस है वो हम तभी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम लोग तैयार कर रहे हैं दो इंटीजर नंबर को ऐड करने का। तो अपने IDE को ओपन करते हैं, VS कोड को ओपन करते हैं और वहाँ पर इस चीज़ को बनाकर देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने टर्बो कंपाइलर भी इंस्टॉल किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि वो आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी जो आज का सॉफ्टवेयर हम तैयार करेंगे वो एक बार मैं टर्बो कंपाइलर पर भी रन करके आपको दिखा दूंगा कि अगर आप में से कोई टर्बो कंपाइलर को फॉलो कर रहा है तो वो उसको किस तरीके से उसमें रन कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन करके उस पर GCC कंपाइलर की हेल्प से इस सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड के अंदर आ चुके हैं, जहां से हम लोग अपना पहला सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हों, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये VS कोड कैसे ओपन हुआ, ये आया कहाँ से। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट पर जाएं, C++ लैंग्वेज ट्यूटोरियल इन हिंदी। वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। ये पहला वीडियो नहीं है, ये हमारा वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले 13 वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पर वीडियो नंबर 2 पर मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमें C या C++ किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमें हमारे सिस्टम पर सबसे पहले कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हमने टर्बो कंपाइलर, वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम टर्बो कंपाइलर इंस्टॉल कर रहे हैं और इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन ये कंपाइलर आउटडेटेड है, आज की तारीख में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो हमने लेटेस्ट टूल को भी इंस्टॉल करना डिस्कस किया था। तो लेटेस्ट जो कंपाइलर यूज़ होता है दैट इज़ GCC कंपाइलर। तो ये कंपाइलर कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, VS कोड का इससे क्या रिलेशन है, VS कोड कैसे डाउनलोड किया जाता है और इंस्टॉल किया जा सकता है, ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। प्लस और भी बहुत सारे थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए थे किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो ज़रूरत होती है उन्हें समझने के लिए। तो अगर आप लोग सीधे इस वीडियो पर आएँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप पहले पुराने वीडियोस को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग तैयार हो सके। ओके, तो हम आ रहे हैं हमारे VS कोड के अंदर और सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पर तैयार कर सकें। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने ये हमारा वीडियो नंबर 14 है, तो लेट्स से इस फाइल का नाम भी हम क्या दे देते हैं, वीडियो 14.c उसका एक्सटेंशन है। तो वीडियो 14.c नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल तैयार कर दी है। तो इसके अंदर हम अपना पहला प्रोग्राम, पहला सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं दो इंटीजर नंबर को ऐड करने का। अच्छा, एक चीज़ और, इसे स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो पहले हम सोचेंगे कि वो काम अगर हमें खुद करना होता
तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, और वही स्टेप्स अगर हम कंपाइलर को दे दें, हमारे कंप्यूटर को दे दें, तो वो भी उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारा काम करवा देगा कंप्यूटर से। तो अगर मैं आपसे बोलूँ आपका काम है दो इंटीजर नंबर को ऐड करना, तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? सबसे पहले तो कॉपी ओपन करोगे, एक ब्लैंक पेज निकालोगे ताकि मुझसे मिलने वाले नंबर्स को नोट कर सकूं, क्योंकि अगर 2-3 डिजिट का है तो आप याद कर सकते हो, लेकिन अगर मैं 15 डिजिट का नंबर दे दूं तो आप याद नहीं रख पाओगे और ऐड नहीं कर पाओगे, तो बेहतर है आप कहीं नोट कर लो। तो कॉपी ओपन करोगे, ब्लैंक पेज निकालोगे, फिर नेक्स्ट काम क्या करोगे, मुझसे पूछोगे भाई वो दो नंबर बताओ जिन्हें ऐड करना है। ओके, फिर ये मैसेज सुनकर मैं आपको दो नंबर दूंगा, एक एक करके आप वो नंबर्स को नोट कर लोगे, और फिर उन दो नंबर को ऐड करके जो सॉल्यूशन आएगा उसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, और फाइनली वो रिजल्ट मुझे बता दोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यही काम हम हमारे कंप्यूटर को भी सिखा दें, तो वो भी इस तरह से कोई भी दो नंबर को ऐड कर सकता है जो भी रन टाइम पर उसको दिए जाएंगे। तो देखें कैसे। ओके, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब तक आगे चलकर हम एक टॉपिक नहीं पढ़ लेते फंक्शन, तब तक हमारे प्रोग्राम का एक सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहने वाला है। हम लिखेंगे वॉइड मेन, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये कुछ हमारे प्रोग्राम का सिंटेक्स रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, सामने वाले से बोलते हैं कि दो नंबर बताओ जिन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब आप तो बोल सकते हो, कंप्यूटर तो बोल नहीं सकता, कंप्यूटर क्या करे? तो कंप्यूटर के पास आउटपुट स्क्रीन है जहां पर वो कोई भी मैसेज को क्या कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। तो मैं चाहता हूं मेरा कंप्यूटर जो भी यूज़र इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको एक मैसेज डिस्प्ले कर दे कि भाई दो नंबर बताओ, दो नंबर एंटर करो जिसे आप ऐड करवाना चाहते हो। तो ये मैसेज डिस्प्ले कैसे होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रिंटफ फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी दो नंबर जिसकी हेल्प से हम कुछ भी चीज़ क्या कर सकते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम यहाँ कॉल करते हैं किसको, प्रिंटफ फंक्शन को। तो प्रिंटफ लिखा, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन करा, क्लोज किया, इसके अंदर डबल कोट के अंदर मैं जो कुछ भी लिख दूंगा वो चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाएगी कहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर एनी टू नंबर्स। तो इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कर दो जिसमें लिखा हो एंटर एनी टू नंबर, जिसे पढ़कर सामने वाला समझ सके कि उसे क्या करना है, दो नंबर्स को एंटर करना है। लेकिन क्या ये प्रिंटफ फंक्शन हमने बनाया है? नहीं, पहले से बना बनाया है तो फिर किसी हेडर फाइल के अंदर लिखा होगा। प्रिंटफ फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर लिखा होता है ये हम पढ़ चुके हैं, stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर। तो stdio.h एक हेडर फाइल है जिसके अंदर हमें प्रिंटफ और स्कैनफ की डेफिनेशन मिलती है। एक्चुअल में तो हमने अभी और भी डेफिनेशन मिलती है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि प्रिंटफ और स्कैनफ की डेफिनेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रिंटफ। तो अगर मैं stdio.h को इंक्लूड नहीं करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल जाएगा। तो बेहतर है हम उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें जहाँ पर प्रिंटफ की डेफिनेशन लिखी है। किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उस फाइल का नाम लिख देंगे विद एक्सटेंशन .h। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, stdio.h को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर दिया। होगा क्या, प्रिंटफ फंक्शन हमने तो बनाया नहीं है, पहले से बनाया है। तो इसका कोड कहाँ पर लिखा हुआ है, stdio.h के अंदर। तो जैसे ही ये प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, हमारा कंपाइलर stdio.h हेडर फाइल के पास जाएगा और उसका पूरा का पूरा कोड कॉपी कर देगा कहाँ पर, हमारे इस फाइल के साथ। तो हम उसके अंदर किसकी डेफिनेशन लिखी है, प्रिंटफ की। तो प्रिंटफ की डेफिनेशन कहाँ पर आ जाएगी, हमारे फाइल में, और हमारा ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करने लगेगा, एग्जीक्यूट होने लगेगा। ओके, तो करके देखें, इतना काम करके देखें। तो अभी तक मैंने कंप्यूटर को सिर्फ एक ही काम करने के लिए बोला है, और वो काम क्या है, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करो कि भाई दो नंबर एंटर करो। इसके बाद मैंने कुछ करने को नहीं बोला, तो वो और कुछ करेगा भी नहीं। तो सिर्फ इतना ही करवाते हैं हमारे कंप्यूटर से। तो देखें कैसे। मैंने यहाँ पर लिखा GCC और फाइल का नाम दे दिया। फाइल का नाम क्या है,
video video14.c। तो GCC क्या करेगा, GCC हमारे कंपाइलर का नाम है, वो video14.c को लेगा और ट्रांसलेट कर देगा किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो मैंने इसको सेव कर दिया था, कंट्रोल एस से सेव कर दिया था, उसके बाद मैंने इसे कंपाइल किया, उसने कंपाइल कर दिया और यहाँ पर a.exe नाम की फाइल को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो कंपाइल करने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार हुई, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल उसने कहाँ पर रख दी, ये a.exe नाम की फाइल को। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा प्रोसेसर को ये a.exe नाम की फाइल पकड़ा दो ताकि वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे। तो मैंने यहाँ पर लिखा a.exe और एंटर की प्रेस कर दी। जैसे ही एंटर की प्रेस कर दी उसने मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, जिसमें एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर एनी 2 नंबर्स। तो सिर्फ इतना ही काम हुआ क्योंकि इतना ही करने के लिए बोला था, तो आउटपुट स्क्रीन पर इतना डिस्प्ले हो गया। लेकिन मुझे इतना काम नहीं करना, मुझे यूज़र से 2 नंबर लेने भी हैं। तो यूज़र से 2 नंबर कैसे लेते हैं, बिल्कुल स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से। तो अब ये मैसेज पढ़ के यूज़र 2 नंबर देगा, तो यूज़र से 2 नंबर लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, या इस यूज़र से कुछ भी इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैनएफ। ओके, स्कैनएफ में भी डबल कोड ओपन करते हैं, डबल कोड क्लोज करते हैं, जिसके अंदर लिखते हैं कि हमें कितनी वैल्यू चाहिए और किस टाइप की वैल्यू चाहिए। तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 2। किस टाइप की वैल्यू चाहिए, लेट से इंटीजर टाइप की। इंटीजर में भी किस टाइप की, इंट टाइप की। तो मैं यहाँ पर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा, किस टाइप के, इंट टाइप के, क्योंकि मुझे 2 वैल्यू चाहिए, किस टाइप की, इंट टाइप की। तो %d। तो 2 टाइम्स मैंने क्या लिख दिया, %d। इट मीन्स यूजर से 2 इंटीजर वैल्यू लो और ले जाकर कहाँ सेव कर दो, मेमोरीज के अंदर। लेकिन एक मिनट, हमने तो कोई मेमोरी क्रिएट ही नहीं करी, हमने कोई कॉपी ओपन नहीं करी और हम बोल रहे हैं कि कॉपी के अंदर लिख दो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेमोरी के अंदर सेव करने के पहले हमें पहले मेमोरीज क्रिएट करनी होंगी। तो यहाँ टॉप पर जाते हैं और मेमोरी क्रिएट करते हैं। इस चीज़ को आप भले नोट भी कर लें कि सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी का क्रिएशन हमेशा पहली लाइन पर होता है। मेन फंक्शन में सबसे पहली लाइन हम अगर यूज़ करते हैं तो किसके लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे प्रोग्रामिंग में कोई भी मेमोरी का यूज़ हो रहा है तो वो मेमोरी को हम यहाँ पर क्या करें, डिक्लेयर करें। अगर मैंने मेमोरी का डिक्लेरेशन दूसरी या तीसरी लाइन या आगे की किसी लाइन में कर दिया तो मेरा प्रोग्राम क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि मेमोरी का क्रिएशन हमेशा पहली लाइन पर ही होता है। सी में, C++ में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मेमोरी का डिक्लेरेशन किसी भी लाइन में कर सकते हो। लेकिन सी में आपको मेमोरी का डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन पर ही करना पड़ता है। तो हमने लिखा हमें किस तरह की मेमोरी चाहिए, इंट स्टोर करने, इंटीजर स्टोर करने वाली मेमोरी। तो हमने यहाँ डेटा टाइप क्या लिख दिया, इंट। और लेट्स से अब स्पेस देने के बाद मैं क्या लिखूंगा, उन मेमोरी के नाम, जिस भी नाम से मुझे मेमोरी क्रिएट करनी है। मुझे कितने नाम चाहिए, 2 नाम, क्योंकि मुझे 2 मेमोरी क्रिएट करनी है। मेमोरी क्रिएट करने के लिए जो नेमिंग के रूल हैं हमने वो पढ़े थे कि मेमोरी का नाम हम कितना भी बड़ा दे सकते हैं। मेमोरी का नाम में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, मेमोरी का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और वो कोई एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मेमोरी का कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं मेमोरी का नाम क्या दे देता हूँ, val1, कॉमा का मतलब अब यहाँ पर हम एक और मेमोरी का नाम भी दे सकते हैं, val2। तो कॉमा की हेल्प से आप जितने चाहो उतने मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो सब किस टाइप के ही होंगे, इंट टाइप के ही होंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मेमोरी क्रिएट करी, val1 और val2 नाम से। तो इन 2 मेमोरी के अंदर पहली मेमोरी क्रिएट हो गई होगी रैम में किस नाम से, val1 नाम से, और दूसरी मेमोरी क्रिएट हो गई होगी किस नाम से, val2 नाम से। क्योंकि ये इंट टाइप के हैं और हम GCC कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कितने बाइट की मेमोरी क्रिएट करता है, 4 बाइट की। तो 4 बाइट की मेमोरी यहाँ val1 के लिए क्रिएट हो गई होगी, 4 बाइट की मेमोरी val2 के लिए क्रिएट हो गई होगी। ओके, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूज़र से जो भी पहली वैल्यू मिले उसे कहाँ ले जाकर स्टोर कर दो, एड्रेस ऑफ। एड्रेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M% से। तो एड्रेस ऑफ किसके, val1 के। तो val1 नाम की मेमोरी का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर ले जाकर मेरी पहली वैल्यू स्टोर कर दो, कॉमा मेरी दूसरी वैल्यू भी लो और उसे भी कहाँ स्टोर कर दो, एड्रेस ऑफ val2।
तो यूज़र से जो दूसरी वैल्यू मिले वो ले जाकर कहाँ पर स्टोर कर दो, val2 नाम की मेमोरी के अंदर। तो अभी तक मैंने हमारे कंप्यूटर को 3 काम करने के लिए बोले। पहला काम, 2 मेमोरी क्रिएट करो, एक का नाम क्या रख देना val1, दूसरे का नाम क्या रख देना val2, और ये दोनों ही मेमोरी किस टाइप की होंगी, int टाइप की, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। फिर दूसरा काम ये करना कि आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देना, एंटर एनी 2 नंबर्स, और उसके बाद यूजर से 2 नंबर लेना, पहला नंबर जो भी मिले val1 नाम की मेमोरी वाले एड्रेस पर स्टोर कर देना, दूसरी वैल्यू जो भी मिले val2 नाम की मेमोरी वाले एड्रेस पर स्टोर कर देना, सेमीकोलन। हर इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब क्या करें, 2 वैल्यू मिल चुकी है, उनको ऐड कर लें। तो ऐड करने के लिए क्या लिख दें, val1 की वैल्यू को ऐड कर दो किसके साथ, val2 की वैल्यू के साथ। तो ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। लेकिन ऐड करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, उसको भी तो स्टोर करना होगा। अब इसे कहाँ स्टोर करें, तो एक और मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या स्टोर कर सकें, रिजल्ट स्टोर कर सकें। तो लेट से इसका नाम भी क्या रख देते हैं, रिजल्ट रख देते हैं। तो इस मेमोरी का नाम हमने क्या रख दिया, रिजल्ट रख दिया। तो इसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू val1 प्लस val2। और फाइनली अब मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, तो इस रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दें आउटपुट स्क्रीन पर। डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, प्रिंटफ की हेल्प से। तो प्रिंटफ की हेल्प से किसी मेमोरी की वैल्यू कैसे डिस्प्ले कराते हैं हमने डिस्कस किया था। तो मैंने लिखा प्रिंटफ डिस्प्ले करो सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, क्या लिख दूं, रिजल्ट। तो रिजल्ट में जो भी वैल्यू है वो यहां पर क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है, बिल्कुल। अगर मैं डबल कोट के अंदर, प्रिंटफ के डबल कोट के अंदर ये लिख दूंगा तो आउटपुट स्क्रीन पर भी क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो क्या मैं यहाँ रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ, आई मीन मैं रिजल्ट की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, रिजल्ट एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करना चाहता। लेकिन अगर डबल कोट के अंदर लिख दिया तो वो चीज़ तो एज इट इज क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे किसी मेमोरी की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो वहाँ पर हम उस वेरिएबल का नाम ना लिखते हुए क्या लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, %d। तो इट मीन्स डिस्प्ले करो सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू %d। %d किसको रिप्रेजेंट करता है, इंट वैल्यू को। तो 2 नंबर को ऐड, 2 इंटीजर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया होगा वो भी तो इंटीजर होगा। तो एक इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कर दो। लेकिन अब सवाल आता है ये इंटीजर वैल्यू आएगी कहाँ से, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो जब मेरा मैसेज खत्म हो जाएगा तो मेरा मैसेज बस इतना ही था, सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू मेरी एक इंटीजर वैल्यू। तो ये डबल कोट क्लोज करने के बाद कॉमा देकर मैं उस मेमोरी का नाम लिखूंगा जहां से उसे ये इंटीजर वैल्यू उठानी है। तो कहां से उठानी है, रिजल्ट नाम की मेमोरी से। तो ये देखिए ये काम हो गया। ओके, तो आई थिंक मेरा सॉफ्टवेयर तैयार है इससे। ओके, हाँ बिल्कुल हमारा सॉफ्टवेयर तैयार है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। मैंने Ctrl+S से इसको सेव किया और कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने इसे कंपाइल किया, कैसे कंपाइल करूं, स्पेस वीडियो, फाइल का नाम लिखेंगे video14.c। तो मेरे इस प्रोग्राम को कंपाइल करो और उसके बाद उसे ट्रांसलेट कर दो किसमें, मशीन लैंग्वेज में। और उसके बाद अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। एग्जीक्यूट होने के बाद कोड कहाँ सेव हो गया, आई मीन कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ चली गई होगी, a.exe के अंदर। तो कॉल करते हैं a.exe नाम की फाइल को। तो देखें वहाँ पर उसने एक मैसेज डिस्प्ले किया। सबसे पहला काम, एंटर एनी 2 नंबर। अब ये मेमोरी तो उसने बैकग्राउंड में क्रिएट कर ली होगी, वो हमें दिखी नहीं, लेकिन एक मैसेज डिस्प्ले करा है, एंटर एनी 2 नंबर। और उसके बाद अभी यहाँ पर रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि जब तक मैं इनपुट दूंगा नहीं उसे नंबर मिलेगा नहीं, नंबर मिलेगा नहीं तो वो आगे बढ़ नहीं सकता और उसे 2 नंबर चाहिए। लेट्स से मैंने पहला नंबर दिया 12।
अभी भी वो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे 2 नंबर चाहिए, मैंने तो एक ही नंबर दिया है। तो दूसरा नंबर देते हैं। दूसरा नंबर मैंने दे दिया 35, उसे मुझसे 2 नंबर चाहिए थे, मिल गए। और जैसे ही मैंने 35 दे के एंटर की को प्रेस किया, उसने दोनों नंबर को ऐड किया और रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 47। तो 35 और 12 को ऐड किया और रिजल्ट कितना आ गया? 47। तो ये तैयार हो गया हमारा पहला सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ का है? 2 नंबर को ऐड करने का। तो यहाँ तक अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अच्छा, हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, आई मीन ये तो मैंने एक बार कोड कर लिया एज अ डेवलपर, हम एक बार सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे, वो हमने कर दिया। अब उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल हम हमारे क्लाइंट को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, ताकि उसे जब भी कभी कोई एडिशन कराना हो वो हमारी फाइल को कॉल करे और वो सीधे उसको एडिशन कर दे। उसे थोड़ी ना कोडिंग आती है जो वो बार बार कोड लिखेगा, और हर बार 2 नंबर को ऐड करने के लिए मुझे कोडिंग लिखनी पड़ी, इससे अच्छा तो मैं खुद हाथ से कर लूँगा। तो ये तो हमने वन टाइम लिखा है। अब मैं इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जब भी चलाऊंगा, जैसे आपके सिस्टम पर आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, तो कैलकुलेटर की कोडिंग तो प्रोग्रामर ने एक बार कर दी होगी और उसके बाद आपके पास उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आप जब भी कैलकुलेटर ओपन करते हो उससे जो चाहो वो करवा सकते हो। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें कहाँ से मिलेगी? ये रही। तो a.exe नाम की ये जो फाइल आपको दिख रही है, ये कुछ और नहीं, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो हमने ये फोल्डर कहाँ सेव किया था वो आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप देखो तो जैसे ही मैंने a.exe पर अपना हैंड रखा है, उसके नीचे वो दिखा रहा है कि D में C ट्यूटोरियल के अंदर a.exe नाम की फाइल आपको क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूटेबल फाइल वहाँ पर है। तो मैं कंप्यूटर पर गया, D ड्राइव पर गया, C ट्यूटोरियल पे गया और ये रही a.exe नाम की फाइल। तो यहाँ पर ही हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो 14 नाम की फाइल जो अभी हमने क्रिएट करी थी, और ये रही a.exe नाम की फाइल। तो इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक करा तो देखो एक विंडो ओपन हो गई जिसपे वो क्या पूछ रहा है? एंटर एनी 2 नंबर। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर रनिंग स्टेट पर आ गया, वो मुझसे 2 नंबर मांग रहा है और मैंने पहला नंबर दिया 14। अभी भी वो मुझसे नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, 2 नंबर देने थे, मैंने एक ही नंबर दिया है। और मैंने दूसरा नंबर दिया 65, और जैसे ही दूसरा नंबर दिया मेरा प्रोग्राम क्या हो गया? टर्मिनेट। अरे ये क्या, हमारा प्रोग्राम का काम था, हमारे सॉफ्टवेयर का काम था 2 नंबर को ऐड करना, और उसने ऐड करे बिना ही क्या कर दिया? स्क्रीन को टर्मिनेट कर दिया। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा था और वहाँ पर वो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो देखते हैं हुआ क्या। अब ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है। आई मीन वो काम जिसे करने में हमें घंटों लगते हैं, वो काम हमारा कंप्यूटर नैनो सेकंड के अंदर कर सकता है। तो देखिए अब स्पीड से क्या फ़र्क पड़ा। हमने कंप्यूटर को ये काम करने के लिए बोला था। अब कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है, उसने फटाफट 3 मेमोरीज क्रिएट करी, well1 well2 और रिजल्ट नाम से इंटीजर टाइप की, और फिर आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज भी डिस्प्ले करा, एंटर एनी 2 नंबर्स। ये मैसेज हमें वहां पर भी दिख रहा था। और उसके बाद यहाँ पर आकर वो अटक गया, क्योंकि यहाँ पर उसका काम क्या था? यूजर से 2 नंबर लेना। जब तक 2 नंबर नहीं मिलेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आपको ध्यान हो, जब हमने वहां पर स्क्रीन ओपन करी थी तो ये मैसेज हमें पहले से प्रिंटेड दिख रहा था। तो क्योंकि स्पीड फास्ट थी तो हमें पता ही नहीं चला, ये मैसेज हमें प्रिंटेड ही दिख रहा था। और उसके बाद यहाँ पर वो अटका हुआ था। जैसे ही उसे हमसे 2 नंबर मिले, उसने फटाफट 2 नंबर को ऐड किया और रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद क्योंकि टर्मिनेशन का साइन लगा हुआ है तो वो सीधे क्या भी हो गया? टर्मिनेट। इससे पहले कि हम आउटपुट को देख पाते उसने हमारी स्क्रीन को ही क्या कर दिया? टर्मिनेट। तो क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट थी, नैनो सेकंड के अंदर उसने कैलकुलेशन परफॉर्म करी और रिजल्ट डिस्प्ले करके क्या भी हो गया? टर्मिनेट। हम रिजल्ट देख ही नहीं पाए। तो अब क्या करें? अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक फंक्शन का getch। तो आपने इस फंक्शन के बारे में शायद सुन रखा होगा अगर आपने पहले कोई भी प्रोग्रामिंग करी हो तो हमने यहाँ पर यूज किया getch। मैं चाहता था
हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करने के बाद हमारी स्क्रीन क्या हो जाए, थोड़ी देर के लिए रुके और उसके बाद जब हम अपना आउटपुट वेरीफाई कर ले तो हमारी स्क्रीन क्या हो, टर्मिनेट हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, गेट सी एच। गेट सी एच एक फंक्शन है जिसका काम है यूज़र से कैरेक्टर गेट करना। गेट सी एच मीन्स कैरेक्टर, तो यूज़र से कैरेक्टर लेना इसका काम है। अब होगा क्या, जैसे ही वो आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा वो यहाँ पर आकर अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है यूज़र से कैरेक्टर लेना। जब तक कैरेक्टर मिलेगा नहीं, जब तक मैं कीबोर्ड की कोई की प्रेस करूँगा नहीं, इसे कैरेक्टर मिलेगा नहीं और हमारा स्क्रीन वहाँ पर ही अटकी रहेगी। तो हमारे पास इनफ टाइम होगा हमारे आउटपुट को चेक करने का। और उसके बाद हमारी जैसे ही मैं कीबोर्ड की कोई की प्रेस करूँगा हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। लेकिन क्या ये फंक्शन हमने बनाया है? नहीं, ये बना बनाया फंक्शन है। तो फिर ये किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होगा। तो गेट सी एच एक हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, दैट इज conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो मुझे ऊपर जाकर सबसे पहले कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। हैश इंक्लूड conio.h मैंने सेव किया। अब हम देखते हैं, हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल करना ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं कंपाइल नहीं करूँगा तो वहाँ पर जो हमारी फाइल है ये पुराने कोड को ही क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो कंपाइल करके इसकी नई EXE फाइल हम तैयार कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए मैंने इसे सेव किया, GCC वीडियो 14.c कंपाइलर को कॉल किया, इसे कंपाइल करें और इसने कंपाइल कर दिया। तो अब देखें वहाँ पर हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं इसको, अब आप चाहो तो यहाँ पर भी रन करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आ रही थी कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमारी नई EXE फाइल तैयार हो गई है। इसको मैं एग्जीक्यूशन पे स्टार्ट कर रहा हूँ। एंटर एनी 2 नंबर, वो कोई भी 2 नंबर मांग रहा है। मैंने पहला नंबर दिया 56, दूसरा नंबर दिया 25 और अब आप देखो उसने मुझे यहाँ पर मेरा रिजल्ट डिस्प्ले किया, सम ऑफ नंबर इज 81। डिस्प्ले तो पहले भी किया था लेकिन हम देख नहीं पाए थे, लेकिन अब मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं क्या कर सकूँ, अपने रिजल्ट को व्यू कर सकूँ। अब जब तक मैं कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस नहीं करूँगा स्क्रीन टर्मिनेट नहीं होने वाली। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब मैं कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ, लेट्स से मैं P की प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने की प्रेस करी उसे कैरेक्टर मिला और हमारी स्क्रीन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो वापस से हमारे कंपाइलर पर आए। तो एक तरीका तो ये है गेट सी एच, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, conio.h से। एक और फंक्शन है दैट इज स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन क्या करता है, वो कुछ देर के लिए हमारे इस प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लीप करवा देगा, सुला देगा, यानी वेटिंग स्टेट पर डाल देगा। जो भी टाइम मैं मेंशन करूंगा उतनी देर के लिए वो क्या करवा देगा, स्लीप करवा देगा हमारी प्रोसेस को। तो अगेन ये आउटपुट देखने के बाद अगर लेट से मैंने 5 सेकंड के लिए स्लीप पे डाल दिया तो 5 सेकंड वो वेट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर हम किसका भी यूज़ कर सकते थे, स्लीप फंक्शन का। तो मैंने यहाँ पर स्लीप फंक्शन का यूज़ किया, लेकिन स्लीप फंक्शन हमें conio नहीं windows.h हेडर फाइल से मिलेगा। तो मैंने windows.h हेडर फाइल को यहाँ पर कॉल किया और वापस से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल, मैंने सेव नहीं किया, सेव किया है। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया। मुझे यहाँ टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कितनी देर के लिए स्लीप करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ स्लीप करवाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो टाइम हम मेंशन करते हैं वो मिली सेकेंड में होता है। तो 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो मैं 5 सेकेंड के लिए स्लीप करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर क्या मेंशन कर दूंगा, 5000। तो अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ और इसे कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन एरर्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर वो दे रहा है कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर क्या नहीं करा था, आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा था। ये मिली सेकेंड में जो हमें टाइम देना था वो टाइम हमने क्या नहीं करा था,
पास नहीं करा था, जिस कारण से उसने क्या करा था, एरर जनरेट किया था। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। इसको अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूशन के लिए ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा सिस्टम आज स्लो काम कर रहा है। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। लेट से पहला नंबर मैंने दिया 41, दूसरा नंबर दिया मैंने 25। तो इसने आउटपुट शो किया। 5 सेकेंड के लिए होल्ड पर है और उसके बाद अपने आप ये स्क्रीन को क्या कर दिया, इसने टर्मिनेट कर दिया। तो गेट ch में क्या हुआ था, जब तक मैं कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस नहीं करूंगा वो स्क्रीन को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। और स्लीप फंक्शन ने एक टाइम हमने जो स्पेसिफाई किया है उतने टाइम के लिए उसको क्या करा दिया, वेटिंग स्टेट पर भेज दिया। तो अब यहाँ पर आप जितने भी टाइम के लिए वेटिंग स्टेट पे देना चाहते हो उतने मिली सेकेंड्स यहाँ पर आप मेंशन कर दो, वो क्या कर देगा, वेटिंग स्टेट पे ले आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर तैयार है और आप सामने वाले को बस ये exe फाइल आप शेयर कर सकते हो। आप इसे रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम आप कंपाइलर से भी कर सकते हो। ये करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये फाइल अपने दोस्तों को दे सकते हो, वो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाया है, आप इसके साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो चाहे वो ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीके से आज आपने अपना पहला सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। ओके, तो एक चीज़ हम और डिस्कस कर रहे हैं, ये बार बार मुझे जीसीसी कंपाइलर को कॉल करना पड़ता है और उसके बाद अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हमने डिस्कस किया था हम एक और फाइल इंस्टॉल करेंगे, कोड रनर। तो इसके लिए हम वापस से एक्सटेंशन पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोड रनर। तो ये आ गया, मैंने सिर्फ कोड ही भर लिखा है और ये कोड रनर आ गया। जैसे ही मैं कोड रनर को इंस्टॉल करूंगा आप देखोगे यहाँ पर एक प्ले बटन आ जाएगा और उस प्ले बटन का खासियत ये रहेगी, जैसे ही उस प्ले बटन पर मैं क्लिक करूंगा मेरा कोड अपने आप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कोड रनर को क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा कोड रनर इंस्टॉल हो चुका है। मैं वापस से अपनी फाइल पे आ रहा हूँ। बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लेट से इसका नाम दे देते हैं test.c। तो ये मैंने test.c नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है। हैश include stdio.h void main, और ये मेरा कोड तैयार है। बस यहाँ सिंपल सा आपको कोड रनर को समझाने के लिए एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ printf, और मैंने printf में लिख दिया hi I am running through code runner। ओके, तो मैंने बस अभी इतना लिख दिया और मैं ये देखिए ये यहाँ पर प्ले का बटन आ चुका है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S, मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेट पर आ जाएगा। तो देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। हाय आई एम रनिंग थ्रू कोड रनर, और उसने यहाँ पर मुझे दिखाया इसे एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, 1.918 सेकेंड। तो मुझे कोई कंपाइलर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस मैंने इस बटन पर क्लिक करा, उसने मुझे आउटपुट क्या कर दिया, शो कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये test.c नाम की फाइल थी जो हमने कॉल करी थी, और जैसे ही मैंने इस बटन पर क्लिक करा उसने test.exe नाम की फाइल ही क्या कर दी, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या कर दी, यहाँ पर तैयार कर दी। तो आप अपने कोड को इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, रन करवा सकते हो। आपको बार बार कंपाइलर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और लेकिन मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा भी कोड रनर का यूज़ ना करें, क्योंकि हमें अभी मैनुअली सारी चीज़ें समझनी है। जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए उनके बाद आप इन तरह की फैसिलिटीज़ का यूज़ करें तो बेहतर है। ओके,
हमने डिस्कस किया था कि हम अभी फ़िलहाल जो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर हम लोग तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीसीसी कंपाइलर। हम इसको एक बार टर्बो कंपाइलर पर भी रन करके देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें एज इट इज़ टर्बो कंपाइलर पे भी कॉल करी जा सकती हैं, और अगर करी जा सकती हैं तो किस तरीके से कॉल की जा सकती है। तो मैं यही कोड वहाँ टर्बो कंपाइलर पर भी एक बार रन करके दिखा रहा हूँ कि टर्बो कंपाइलर पर इसे कैसे रन किया जा सकता है। तो ओपन करते हैं टर्बो कंपाइलर। तो वही प्रोग्राम जो हमने अभी जीसीसी कंपाइलर से रन किया था, वही प्रोग्राम मैंने टर्बो कंपाइलर में भी टाइप कर दिया है। मैं पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। तो मैं फाइल पे जा रहा हूँ, सेव एज, मैंने इसे सेव कर लिया वीडियो 14 नाम से .c। तो मैंने यहाँ पर इसे सेव कर लिया है और अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने के लिए कंपाइल बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही कंपाइल करूँगा, इसने इसे कंपाइल किया, दिया कि कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर वो शो कर देता। तो इसने मेरे फाइल को कंपाइल कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ उसको रन करना, तो यहाँ ऊपर रन बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही रन बटन पर क्लिक करूँगा, उसने मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन पे ले आया। वो पूछ रहा है एंटर एनी 2 नंबर्स। मैंने नंबर दिए 56 और दूसरा नंबर दिया 41। क्योंकि मैंने वहाँ getch फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, तो उसने आउटपुट डिस्प्ले किया और स्क्रीन होल्ड पर है जब तक मैं कोई भी की प्रेस नहीं करता। जैसे ही मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ की प्रेस कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको देखना है कि ये फाइल की EXE कहाँ मिलेगी मुझको, तो हम C ड्राइव पर जाएंगे। हमने जब इसे इंस्टॉल किया था तो C ड्राइव में योगीसॉफ्ट नाम के फोल्डर के अंदर TC के अंदर ये सोर्स, हो सकता है आपको सीधे TC दिख रहा हो, तो TC के अंदर आप जाएं और यहाँ पर सोर्स के अंदर आपको फाइल मिल जाएगी। ये रही, हमने वीडियो 14 नाम से फाइल बनाई थी। ये वीडियो 14 एप्लीकेशन, ये हमारी EXE फाइल है। तो हो सकता है कुछ सिस्टम्स पर ये रन ना करें। जनरली विंडोज 7 या उससे अपग्रेडेड वर्जन जो है 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये रन ना करे, क्योंकि टर्बो कंपाइलर 16 बिट पर काम करता है, तो वहाँ पर ये एरर शो करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टर्बो कंपाइलर आउटडेटेड हो चुका है। तो जनरली जो यूज़ होता है वो GCC कंपाइलर यूज़ होता है। तो एक बार आप चेक कर लें आपके में ये रन होता है कि नहीं होता। ओके, तो आज के वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें डिस्कस करना था कि हम कोई सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। हमने डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटेबल फाइल हम कैसे ले सकते हैं। हमने टर्बो कंपाइलर में भी देखा और हमने GCC कंपाइलर में भी देखा। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप पूरी सीरीज़ को GCC कंपाइलर के साथ ही कंटिन्यू करें, क्योंकि टर्बो कंपाइलर आउटडेटेड है। बहुत सारे फीचर्स आपको उसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। और फाइनली हमने VS कोड में कोड रनर भी इंस्टॉल किया था, ताकि हमें बार बार ये GCC कंपाइलर को कॉल ना करना पड़े। आई मीन उसके लिए कॉल ना करना पड़े। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। एट द एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दिख रही होगी, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी कम्युनिटी, जहाँ पर आपको लगता है कि और भी लोग इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड होंगे, उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।